हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी गुरु। ये हमारा सेकंड एपिसोड है। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जो क्लास 10th इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर है। ओके, पिछला जो हमारा वीडियो था, एपिसोड था, उसमें हमने बात की वैश्वीकरण, थोड़ा सा हमने बाहर से जाना वैश्वीकरण क्या है, और फिर हमने जाना कि ये आसपास क्या हो रहा है। हमने मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में जाना कि इतने सारे प्रोडक्ट कहाँ से आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, कहाँ पे अपने सिस्टम यूनिट को सेटअप करती है, स्थापित करती है, और कौन कौन से तरीके अपनाती है। ओके, उसके बाद हमने जाना विदेशी व्यापार है, उसकी वैश्वीकरण में क्या भूमिका रही है, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी। अब आज के हमारे एपिसोड में हम वैश्वीकरण को थोड़ा और जानेंगे। हम जानेंगे कि वैश्वीकरण संभव कैसे हुआ, कौन से कारक थे जिसके कारण पूरे विश्व की मार्केट जुड़ गई है। हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका और हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया, उनकी मार्केट एक हो चुकी है। कैसे, चलिए हम पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम दोबारा वहीं पे आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी पिछले एपिसोड की, वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है वैसे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा हम दोबारा से इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वैश्वीकरण जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व जमा एकीकरण, यानी कि पूरे विश्व का एकीकरण हो जाना वैश्वीकरण है। पूरा विश्व है वो गांव की तरह हो गया, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है हम, ये वैश्वीकरण है। कहीं का भी प्रोडक्ट है कहीं पर भी मिल रहा है, ये वैश्वीकरण है। आप घर पे बैठे बैठे 5 मिनट पे अमेजन पे जाते हो, ऑर्डर दे मारते हो, यूएसए से प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। वैश्वीकरण है ये वैश्वीकरण क्या है? विश्व के एकीकरण होने की प्रक्रिया, विश्व के बाजारों का जुड़ाव है, विश्व के विभिन्न देशों का एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना, ये वैश्वीकरण है। यानी कि वैश्वीकरण विश्व के देशों के बीच में तेजी से एकीकरण और परस्पर जो कॉन्टेक्ट हो रहा है उसकी प्रक्रिया को हम कहते हैं। कई तरीके से आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप रटाई रटाई ही एक डेफिनेशन लिखो, अपने तरीके से लिख सकते हो वैश्वीकरण है क्या। ओके, अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी देशों के बीच में बढ़ रही है। यानी कि आपस में एक दूसरे देश के साथ जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी बढ़ रही है। लोग आमतौर पे बेहतर आय के लिए, बेहतर जॉब के लिए, बेहतर एजुकेशन, बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर इनकम के लिए, बेटर जॉब के लिए एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। ये भी वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण में सिर्फ प्रोडक्ट इधर से उधर नहीं हो रहे, लोग भी इधर से उधर हो रहे हैं। माइग्रेशन, ब्रेन ड्रेन, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये वैश्वीकरण है जिसमें हमारे संबंध आपस में मजबूत हुए, आर्थिक संबंध भी मजबूत हुए, आर्थिक होने के कारण सामाजिक संबंध भी मजबूत हुए। एक देश की घटना दूसरे देश को प्रभावित करती है, एक देश में मंदी आई तो दूसरे देश को भी हिला देगी। तो यही वैश्वीकरण है। अब वैश्वीकरण है तभी तो हम इतने ज़्यादा जुड़ाव है, आपने देखा होगा कोरोना, कोविड-19 है, तो हम इतने कनेक्टेड हैं, इतने ज़्यादा एक दूसरे देश में हम जाते हैं व्यापार के उद्देश्य से, या बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर जॉब के लिए, बेटर और फैसिलिटीज़ के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। तो इसी कारण ये कोरोना कुछ ही दिनों में पूरे विश्व में फैल गया, क्योंकि लोग कनेक्टेड थे, वो आए और अपने साथ कोरोना को, कोविड को लेकर के आए। तो ये वैश्वीकरण का ही एक एग्जाम्पल है कि इसके कारण हम कनेक्टेड है। एक देश में अगर कुछ भी होता है तो दूसरा देश उससे अछूता नहीं रहेगा। वैश्वीकरण को कई नामों से जाना जाता है। भूमंडलीकरण, जैसे आप हिस्ट्री में चैप्टर करोगे, जो आपका हिस्ट्री में 4th चैप्टर है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, तो है वो ग्लोबलाइजेशन, यही वैश्वीकरण है। इसको भूमंडलीकरण भी बोल सकते हैं, इसको जागृतिकरण बोला जाता है, इसको विश्वयान बोला जाता है, इसको पृथ्वीकरण बोला जाता है, इसको ग्लोबलाइजेशन, यानी कई नामों से हम जानते हैं, है एक ही कंसेप्ट। अब थोड़ा और जानते हैं वैश्वीकरण को, कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये वैश्वीकरण यानी विश्व का बाजार एक दूसरे के नज़दीक कैसे हुआ? पहला है बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज आई है, जो एक से अधिक देशों में प्रोडक्शन करती है। इसके कारण पूरे विश्व के बाजार है वो एक दूसरे से जुड़ गए। इसी के कारण है हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो कहीं पर भी उसका प्रोडक्शन हो रहा है, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, हमारे पास अवेलेबल है। किसके कारण? इन्हीं मल्टीनेशनल कंपनीज के कारण। आपके पास एमआई, ओप्पो, वीवो, ये सभी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो या तो उत्पादन भी उसी देश में करती हैं जहाँ बाजार उपलब्ध है, या फिर उस प्रोडक्शन को वहाँ पर, जो प्रोडक्ट है उसको वहाँ पर पहुँचाती है। अब जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक छोड़िए, आप जैसे हमने मैकडोनल्ड्स की बात की थी,
तो ये क्या है, मतलब जो खाना है, फास्ट फूड है, वो भी सेम क्वालिटी का दूसरे देशों में अवेलेबल करवा दिया गया है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिन्होंने पूरे विश्व के बाजारों को जोड़ा है। उसके बाद दूसरा है तकनीक का विकास। तकनीक ना होती तो शायद संभव नहीं हो पाता। तकनीक के कारण व्यापार को नियंत्रण करना आसान हो गया। पहले ऐसा नहीं था, तकनीक नहीं थी, अगर किसी व्यापारी को व्यापार कराए और उसका अगर मुंबई वो कुछ व्यापार के लिए किसी व्यक्ति को, तो भरोसेमंद ट्रस्टवर्दी को ही भेजा जाता था, और उसमें भी कोई गड़बड़ होगी तो पता नहीं चल पाता था। अब ये होता है कि किसी का कई देशों में अगर व्यापार है तो वो भी उनके पास सॉफ्टवेयर के थ्रू वो जुड़े होते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, वो एक ही सेकंड में जान सकते हैं। तो तकनीक ने भी कनेक्टिविटी में हेल्प किया। जैसे हम बात कर रहे थे फ्लिपकार्ट की, अमेजन की बात कर रहे थे, जियो मार्ट की बात करें, तो ये क्या है, व्यापार है, विदेशी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तो हम यहाँ पे तकनीक से ही उनसे जुड़े हुए हैं। तो तकनीक का विकास है, इसने भी जोड़ा है। जैसे हम एक एग्जांपल लें कि कोई कंपनी अपनी मैगजीन निकालना चाहती है, कोई कॉलेज अपनी मैगजीन निकालना चाहता है, वो लंदन बेस्ड है, और वो वहाँ से क्या करेगा, अपना कंटेंट इंडिया भेज देगा मेल के थ्रू। यहाँ पे उसकी डिजाइनिंग होगी सब कुछ, और डिजाइनिंग होने के बाद उसको वापस मेल कर दिया जाएगा लंदन, वहाँ पे इसका प्रिंट निकलवा लिया जाएगा, और जो पेमेंट हो जाएगी वो भी ऑनलाइन मोड से हो जाएगी। ये सब कुछ क्या हुआ, व्यापार हो गया। और कैसे हो गया, तकनीक के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण। तो तकनीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वैश्वीकरण को संभव बनाने में। तीसरा, परिवहन के साधनों का विकास। परिवहन के साधनों के कारण ही जो प्रोडक्ट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ पा रहे हैं। आपने जो ऑर्डर किया वो आपके पास आया कैसे, परिवहन के साधनों के द्वारा। जिसका प्रोडक्शन है, आप जो भी अभी लंबा ब्रेक हो जाएगा या लंबा सेशन हो जाएगा ये, उसके बाद जो भी आप खाने के लिए उठाओगे, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स लो या फिर वो नमकीन लोगे आप या बिस्किट्स लोगे, तो वहाँ पे नोट करना वो कहाँ का प्रोडक्शन है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, कहीं आसपास तो नहीं है। अगर बाहर से है तो वो कैसे आया, वो परिवहन के साधनों के द्वारा आए। तो ये जो आपस में इंटरडिपेंडेंस है, तो उसमें परिवहन के साधनों का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो समुद्री व्यापार की बात करते हैं या फिर हम वायुयान की बात करते हैं, एयरवेज की बात करते हैं, तो ये इनमें काफ़ी सुधार हुआ, जिसके कारण व्यापार करना बहुत आसान हो गया। एक दूसरे से दूसरे देश में सामानों का या व्यक्तियों का आना जाना बहुत आसान हो गया है, सस्ता भी हो गया है, सुरक्षित भी हो गया है। तो परिवहन के साधन इन्होंने भी वैश्वीकरण को संभव बनाया है। फोर्थ जो पिलर है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले, वो है उदारवाद। उदारवाद क्या है ये हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट कंसेप्ट में हम जानने वाले हैं। उदारवाद का मतलब है खुले व्यापार की नीति, मुक्त व्यापार की नीति, जिसके कारण दूसरे देश को किसी अन्य देश में व्यापार करने की परमिशन या अनुमति दी जाती है। तो इसके कारण अगर ये उदारवाद नहीं होता, इस उदारवाद के बिना भी वैश्वीकरण संभव नहीं हो पाता। इसको मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम नेक्स्ट कंसेप्ट में यही करने वाले हैं। उसके बाद लोगों का प्रवाह, मूवमेंट ऑफ द पीपल, मूवमेंट ऑफ द लेबर, श्रम का प्रवाह, ये भी वैश्वीकरण को संभव बनाने में महत्वपूर्ण है कि जहां पर श्रम की कमी थी वहां पर लोग पहुंचे हैं। लोगों की एक दूसरे देशों में आवाजाही बढ़ी है, जिसके कारण एक दूसरे देशों में संबंध बढ़े हैं। संबंध बढ़ने के साथ साथ व्यापार बढ़ा है। तो ये लोगों का जो प्रवाह हुआ है, शुरू हुआ है 20वीं शताब्दी में, और लगभग विशेष तौर पर 1970s के बाद, 1970 के बाद, तो इसके कारण भी आपसी व्यापार बढ़ा है। वैश्वीकरण के या विश्व के एकीकरण में योगदान मिला। तो ये 5 कारक हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी, तकनीक का विकास, परिवहन के साधनों का विकास, उदारवाद और लोगों का प्रवाह, जिसके कारण वैश्वीकरण संभव हो पाया। अगर ये नहीं होते तो वैश्वीकरण नहीं होता। ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम उदारवाद को जानने की प्रयास करेंगे कि उदारवाद क्या है। अभी हमने बात की थी कि वैश्वीकरण का एक पिलर उदारवाद है। ये अलग से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, या आपके एनटीएससी की तैयारी करो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उदारीकरण क्या है? उदारवाद या उदारीकरण एक ही कंसेप्ट है। उदारवाद क्या है कि उदारवाद का अर्थ है बंद और विनियमित अर्थव्यवस्था से स्वतंत्रता है। उदारवाद का अर्थ है मुक्त व्यापार की नीति, यानी कि उदारवाद का अर्थ है जहां निजी क्षेत्र के उद्यम है उनमें सरकार का हस्तक्षेप कम रहता है, सरकार का इंटरफेयर है, गवर्नमेंट इंटरफेयर कम होता है। इसे हम निजीकरण से जोड़ सकते हैं कि उदारवाद वो नीति है जिसके तहत व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा लिया जाता है
और निजी क्षेत्र को भी, प्राइवेट जो सेक्टर है उसको भी ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। तो इसे हम प्राइवेटाइजेशन या फिर निजीकरण भी कह सकते हैं, यानी कि निजी उद्योग लगाने की स्वतंत्रता देना, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना, ये निजीकरण है। और इसके साथ जब हम जोड़ देते हैं कि व्यापार के लिए जो प्रतिबंध है उनको हटा लिया जाता है, तो उसे हम उदारीकरण कहते हैं। ये दोनों चीज़ें, निजीकरण प्लस जो व्यापार अवरोधक है, ट्रेड बैरियर्स है, उनको हटाना, वो उदारवाद कहलाएगा। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं और प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। तो ये निजीकरण है यहाँ पर, और ये उदारीकरण है। यानी कि जब सरकार विदेशी व्यापार या विदेशी निवेश के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध है उनको हटा लेती है, व्यापार अवरोधक जो प्रतिबंध उसको हम व्यापार अवरोधक बोलेंगे, ट्रेड बैरियर्स हैं, उनको हटा लेती तो वो उदारीकरण कहलाता है। अब ये ट्रेड बैरियर्स क्या है, व्यापार अवरोधक क्या है? निर्यात या आयात के ऊपर प्रतिबंध लगाती है सरकार, अब उस व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, उसे हम ट्रेड बैरियर्स बोलते हैं। थोड़ा और हम इसको समझेंगे ट्रेड बैरियर्स क्या है, कि सरकारें विदेशी व्यापार को बढ़ाने या घटाने के लिए या देश में किस प्रकार का माल आना चाहिए, कितना आना चाहिए, इस सब के लिए व्यापार अवरोध का प्रयोग करती है, ट्रेड बैरियर्स का। जैसे हमारे देश ने आज़ादी के बाद क्या किया, हमने ट्रेड बैरियर्स लगाए, व्यापार अवरोधक लगाए। यानी हमने व्यापार अवरोधक कैसे लगाए जाते हैं, ऐसे नहीं कि जैसे पुलिस वाले खड़े होते हैं नाका लगा कर, ऐसे नहीं। व्यापार अवरोधक का मतलब है इंपोर्ट ड्यूटीज़, आयात कर बढ़ा दिया जाता है। यानी कि अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो वो 200 का होगा अपने देश में, अगर वो 500 का है तो उसके ऊपर इतना बढ़ा दिया कि वो 1000 का हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूर नहीं कि इतना ही हो। तो वो ऐसे नहीं कहा जाता कि आप नहीं कर सकते, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत अधिक बढ़ा दी जाती है। अब ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने भी किया आज़ादी के बाद। वो ऐसा क्यों किया? वो इसलिए किया ताकि भारतीय उद्योग, क्योंकि वो तो उस वक्त बचपन अवस्था में थे, कि उनका विकास हो पाए। अगर ट्रेड बैरियर सरकार नहीं लगाती तो भारतीय उद्योग वो वहीं पे जन्मने से पहले, विकास से पहले ही ख़त्म हो जाते। हमारे यहाँ पे उद्योग है वो पनप ही नहीं पाते। तो इसलिए आज़ादी के बाद भारतीय सरकार ने भारतीय उत्पादकों हैं उनको इंटरनेशनल कंपटीशन से, प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए व्यापार अवरोधक लगाए थे। कंपटीशन से क्यों? क्योंकि वो तो कंपनीज वेल एस्टेब्लिश थी, उनके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, हो सकता है वो शुरुआत में सस्ते भी बेच देती और हमारी कंपनियां वहीं ख़त्म हो जाती। तो उनसे भारतीय सरकार को ये पता था कि भारतीय उद्योगों का अगर विकास करना है तो हमें ये व्यापार अवरोधक लगाने पड़ेंगे। तो वो व्यापार अवरोधक लगाए गए। कब लगाए गए? स्वतंत्रता के बाद। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय सरकार ने व्यापार अवरोधक क्यों लगाए और क्यों हटाए, या व्यापार अवरोधक क्या है, क्यों लगाए, क्यों हटाए। 3 मार्क्स या 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर टाइप दोनों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो ये व्यापार अवरोधक होते हैं। समझ में आया कि आयात या निर्यात को नियंत्रण करने के लिए सरकार के द्वारा लगाए गए जो बाधाएं हैं या सीमा शुल्क है उसे हम व्यापार अवरोधक बोलते हैं। ओके। और आज़ादी के बाद भारतीय सरकार ने इनको लगाया ताकि भारतीय उद्योगों को प्रोटेक्ट कर सके, उनको सुरक्षा दे सके। उसके बाद 1991 के आसपास सरकार ने क्या किया, उन्होंने ये तय किया कि अब भारतीय जो उद्योग है, निर्माता जो हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनको प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए, क्योंकि अब इस स्थिति में आ गए हैं कि ये कंपटीशन कर पाएँ। अगर ये कंपटीशन करेंगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि क्वालिटी इनकी बढ़ेगी, जो भी कमियां ये दूर करेंगे। दूसरा ये कि अगर इनकी क्वालिटी बेहतर है तो दूसरे देशों में इनको भी व्यापार करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे दूसरी कंपनियों को आने देंगे तो हमें भी बाहर जाने का मौका मिलेगा। तो इसलिए 1991 में भारत सरकार ने व्यापार अवरोधकों को हटा दिया। उनको क्या कर दिया? उन्होंने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि पहला सरकार को लगा कि भारतीय कंपनियों को भी अब प्रतिस्पर्धा या मुकाबला करना चाहिए विदेशी कंपनियों के साथ। दूसरा ये लगा कि इससे भारतीय कंपनियों को भी विदेशों में व्यापार करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से हमने वो बाधाएं हटा दी। इसे जो हटाया गया था 1991 में, इसे हम उदारीकरण की नीति बोलते हैं, जो उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त हमारे वित्त मंत्री थे। उस समय में ये बड़ा कदम उठाया गया था, जिसके कारण भारत का आर्थिक विकास है उसका परिदृश्य एकदम से बदल गया था। तो ये व्यापार अवरोधक क्यों लगाए गए, क्यों हटाए गए? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों लगाए गए और क्यों हटाए गए और होते क्या। अब ये कि व्यापार अवरोधक जब हटाए जाते हैं या उदारीकरण जब किया जाता है तो उसमें कौन से कदम उठाए जाते हैं, या भारत सरकार ने कौन से कदम उठाए थे, थोड़ा सा उनको देखते हैं।
जैसे जब उदारीकरण की नीति अपनाई हमने 1991 में, तो कई सारे कदम उठाए थे। पहला, हमने लाइसेंस से उद्योगों को छूट दी थी। हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी को छूट दे दी थी कि आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये था लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करना होता था और सरकार ज़्यादातर इतनी जल्दी परमिशन नहीं देती थी, तो ये छूट दे दी। दूसरा ये था कि उत्पादन की स्वतंत्रता दे दी थी कि आपको कुछ को छोड़ करके, 7 उद्योग अब रह गए हैं, उनको छोड़ करके आप कुछ भी प्रोड्यूस कीजिए, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ टैक्स देना उनको। इसके साथ उन्होंने छोटे उद्योगों में निवेश की सीमा का भी विस्तार कर दिया। छोटे उद्योगों में किसी को इन्वेस्टमेंट करना है वो विस्तार कर दिया। दूसरा, विदेशी निवेश की भी परमिशन दे दी गई कुछ हद तक। तीसरा, विदेशों से मशीनरी और कच्चे माल के आयात है, मुफ्त आयात है, उसका भी प्रबंध किया गया। तो ये उदारीकरण के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। इसके साथ साथ आयात शुल्क है उनको कम कर दिया गया था। हालांकि ये सिर्फ मैं डेप्थ में बता रहा हूँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें क्या क्या कदम रखे गए थे या उठाए गए थे। तो ये था उदारीकरण, जो हमने समझा कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों में से एक तो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, पहला कारक था। दूसरा था तकनीक का विस्तार। तीसरा था परिवहन के साधनों का विस्तार। चौथा जो था वो था उदारीकरण। अब ये उदारीकरण क्या है उसको हमने थोड़ा डीपली समझा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ग्लोबलाइजेशन के पीछे जिम्मेवार है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है, वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन, उसका लोगो आपने जरूर देखा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यूएनओ है उनके सदस्य देशों द्वारा 1995 में स्थापित किया गया था। भारत भी इनके संस्थापक देशों में से एक था। इसका मुख्यालय वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। इसमें वर्तमान में 165 सदस्य हैं जो इसके मेंबर बने हुए हैं WTO को, यानी कि इनके नियमों को माना जाता है। अब WTO है, इसके कार्य या उद्देश्य इंपॉर्टेंट है कि क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है, किस लिए स्थापित किया गया। तो पहला है विभिन्न राष्ट्रों के बीच में व्यापारिक समझौते करवाना, पहला इसका कार्य या उद्देश्य है। दूसरा है ये व्यापार वार्ता के लिए मंच प्रदान करता है, यानी एक तरीके से मीडियोकर की, मध्यस्थता की भूमिका निभाता है किन्हीं दो देशों के बीच में। तो जो मीटिंग होती है उसमें व्यापार से संबंधित मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है, निर्णय लिए जाते हैं। तीसरा है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम निश्चित करता है, कानून निश्चित करता है और कानूनों को लागू भी यही करता है। चौथा, खुले व्यापार की नीति को ये बढ़ावा देता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुक्त व्यापार हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो, इसके लिए प्रयास करता है। और पांचवा जो इसका कार्य और उद्देश्य वो है व्यापारिक विवादों को संभालना या निपटाना। अगर किसी प्रकार से व्यापारिक झगड़े हो जाते हैं किन्हीं दो देशों के बीच में, तो उसका निपटारा भी विश्व व्यापार संगठन करता है, WTO करता है। तो ये 5 कार्य भी हैं और यही इसके उद्देश्य हैं जिसके उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई है। तो नेचुरली सी बात है कि जब विश्व व्यापार संगठन है, इसके सारे कार्य या उद्देश्य व्यापार से जुड़े हुए हैं, यानी आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार के नियम निश्चित करना, व्यापारिक झगड़ों को निपटारा करना, व्यापार के नियम हैं उनको लागू करवाना, यही इसके कार्य और उद्देश्य हैं। तो ये था विश्व व्यापार संगठन, उसके कार्य और उद्देश्य। तो ये हमारा सेशन था जिसमें हमने कुछ और टर्म्स जाने जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को संभव बनाया, वो जाना हमने। उदारीकरण क्या है, व्यापार अवरोधक क्या और विश्व व्यापार संगठन क्या है, उसके क्या कार्य और उद्देश्य है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।